सुधांशु मित्तल जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका प्रोग्राम में। यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार, जनसत्ता के संपादक, जनसत्ता अखबार के ओम थानवी साहब और moneycontrol.com के संपादक और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार संतोष नायर भी हैं। सुधांशु मित्तल, आपने सुना हमारे संवाददाता ने लखनऊ के चारबाग स्टेशन में लोगों से बात करी, हमारी संवाददाता ने दिल्ली, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में बात करी, और हर व्यक्ति की जबान पर एक ही बात थी कि ऐसे अच्छे दिनों की तो उम्मीद नहीं थी उन्हें। संजीव जी, आपने भी सुना और मैंने भी सुना। आपने सुना लोगों ने कहा किराया बढ़ाया तो चलिए ठीक है, लेकिन यहाँ पे सुविधाएं भी बढ़नी चाहिए, क्योंकि इस रेलवे की जो स्थिति है वो बहुत ही खस्ता है। यहाँ पे दुर्व्यवस्था है, अव्यवस्था है, और हम उम्मीद करते हैं कि अगर ये कठोर कदम उठाया गया है तो इसके साथ सुविधाएं भी आएंगी। लोगों ने ये नहीं कहा जो आप कह रहे हैं, और ये सत्य भी है। कुछ लोगों ने ये भी कहा जो आप कह रहे हैं, सही बात है। सुनिए ना जी, कुछ नहीं, ज्यादाओं ने वो कहा, आपने भी सुना। ये तो आप ही के चैनल ने दिखाया, मैं तो अपनी तरफ से कह ही नहीं रहा हूं। चलिए, आपने मुझसे बेहतर सुना कि 30,000 करोड़, सुनिए, 30,000 करोड़ का बजटरी सपोर्ट इंटरिम बजट में मांगा था। रेलवे को अगर आपको वर्ल्ड क्लास बनाना है, रेलवे को अगर आपको जो होना चाहिए, सुरक्षित रेलवे होनी चाहिए, सुविधाजनक रेलवे होनी चाहिए, अगर बढ़ाना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अभी तक जो आज से 10 साल पहले रेलवे थी, आज से 15 साल पहले थी, जो सुविधाएं तब थी वो आज नहीं है। क्यों? क्योंकि पॉपुलिज्म के नाम पर हम लोगों ने क्या करा, हमने उस चीज को और खराब। आप सुरक्षा देखिए, सुरक्षा का जो सारा अगर इतिहास आप देखें तो एक के बाद एक चीजें बिखरती जा रही हैं। ट्रैक जो है, ट्रैक खराब है, उनकी मेंटेनेंस होनी है, उनका अपडेशन होना है, लेकिन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि रुपया जो है नहीं, और सेफ्टी से हम लोग कॉम्प्रोमाइज करते चल रहे हैं, फैसिलिटी से हम कॉम्प्रोमाइज करते चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से तो आपको एक चीज चालू करनी पड़ेगी। और किसी भी सरकार को देखिए, पहले क्या कहते थे, गुड पॉलिटिक्स एंड गुड गवर्नेंस डोंट गो हैंड इन हैंड। अब नया मंत्र है, गुड गवर्नेंस इज गुड पॉलिटिक्स। चलिए, लोग चीजें को तब स्वीकार करने को तैयार होते हैं जब वो देखते हैं कि इनके साथ साथ चीजों में सुधार भी होगा। तो हमारे सामने जो इस समय चैलेंज है वो किराया बढ़ाना तो एक चीज है, उसके साथ उम्मीद ये करी जाती है कि अब जो वहां की रेलवे की हालत है, जो रेलवे की सुविधाएं हैं, जो रेलवे की व्यवस्थाएं हैं, उनको ठीक करना। बाकी तो मैं एक और प्रतिपक्ष से कह देना चाहता हूं, मैं देख रहा हूं ओझा जी को कि ये आप ही के प्रपोजल थे। ठीक है, मैं आपका ये सवाल सुधांशु मित्तल साहब, शोभा ओझा तक पहुंचा देता हूं। जो बात शायद सुधांशु जी कहना चाह रहे थे उसको अगर मैं कंप्लीट करूं कि 2004 से किराए में कोई बड़ी वृद्धि नहीं हुई थी। दिनेश त्रिवेदी साहब ने जब किराया बढ़ाया, जिसकी सभी आर्थिक विशेषज्ञों ने, समझदार लोगों ने, यहां तक कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जिसकी हिमायत करी थी, उनसे पूछ के बढ़ाया था, तो ममता बनर्जी ने उनका मंत्रालय ही हटवा दिया। उसके बाद पवन बंसल ने कुछ किया नहीं। तो अगर आज किराए बढ़े हैं तो उस पे अब कांग्रेस को आलोचना करने का कितना अधिकार है? क्योंकि इसमें से कुछ प्रतिशत तो उन्हें पहले ही बढ़ा के जाना चाहिए था। बड़ा हास्यास्पद है ये, जब कांग्रेस अपने राज में बढ़ाती है तो बीजेपी चिल्लाती है, पत्रकार चिल्लाते हैं, तमाम पूरे हिंदुस्तान में हाहाकार मच जाता है कि किराया बढ़ गया, किराया बढ़ गया। और जब बीजेपी इसको बढ़ाती है तो मीडिया से लेके बीजेपी वाले सभी दलील देते हैं, सफाई देते हैं कि ये तो बहुत जरूरी था। तो अच्छे दिन तो जनता के आ ही गए हैं। इस हिंदुस्तान को अभी बहुत सारे और अच्छे दिन ऐसे देखने बाकी है, जब पेट्रोल, डीजल, हर तमाम सब्जियों से लेके महंगाई खूब बढ़ेगी और बीजेपी इसी तरह की दलीलें देती रहेगी और पत्रकार उनका साथ देते रहेंगे, मीडिया उनका साथ देती रहेगी। तो ये तो अभी शुरुआत है अच्छे दिनों की, अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है। चलिए, शोभा जी और सुधांशु मित्तल दोनों की बातें आपने सुनी। ओम थानवी साहब, देखिए, बुनियादी रूप से दो पहलू हैं। जो सब हमने सुना, जो आम सवारियां हैं, उनमें से ज्यादातर लोग त्रस्त जरूर थे किराया बढ़ने से, लेकिन कई लोग उनमें से ये कह रहे थे अगर इस किराया बढ़ने के बदले उनको बेहतर सुविधाएं, बेहतर सुरक्षा और ज्यादा आधुनिक रेलवे सेवा मिलेगी तो शायद इतनी आलोचना ये ठंडी पड़ जाएगी। अभी तक लोग अपने
निर्णयों पे आधा ही अमल कर पाते हैं, किराया बढ़ा देते हैं, चीजें को दाम बढ़ा देते हैं, लेकिन बाकी नहीं कर पाते। असली चुनौती मोदी सरकार के समक्ष ये है। और दूसरी तो ये है ही जो आप अभी कह रहे थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं का नारा थोड़ा महंगा पड़ रहा है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि देखिए कुछ सुविधाएं दे दीजिए, वो थोड़ा बहुत उनकी सहानुभूति अभी नरेंद्र मोदी सरकार के प्रति है, इसलिए वो कहते हैं देखिए कुछ हमें सुविधाएं मिल जाए। गौर कीजिए कि लोगों ने सुविधाएं मांगी नहीं हैं, और अभी इस दौर में जब आपकी सरकार बनी है, उस वक्त आप कोई ऐसा अप्रिय फैसला नहीं करने जाते हैं और ये कह करके कि लोग सुविधाएं हम लोगों को बढ़ाएंगे, तो पहले से जितना किराया बढ़ा है सुविधाएं बढ़ी नहीं है। आप जानते हैं छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर अभी हम बात नहीं कर सकते, लेकिन बुनियादी सुविधाएं भी आपको वहाँ पे रेलगाड़ी में नहीं मिलेंगी, और अब मिल जाएंगी इसकी गारंटी नहीं है। पर अभी तो सुविधाओं की मांग लोगों ने नहीं की थी। सवाल ये है कि आप जब बुलेट ट्रेन का नारा लेकर के लोगों के बीच जाते हैं, इतना बड़ा सपना जापान जैसी बुलेट ट्रेन जो देख के आए, और अचानक आप कहते हैं कि 14.2% आप कीमत बढ़ा रहे हैं, तो आप बुलेट ट्रेन के लिए नहीं बढ़ा रहे हैं, जो रेलगाड़ियां चल रही हैं उनमें आप कहते हैं कि थोड़ी सी सुविधा बढ़ा देंगे। लेकिन सवाल यह है कि सुविधा अभी लोगों को नहीं चाहिए, लोगों को जिन चीजों में सुविधा चाहिए उसकी तरफ ध्यान नहीं। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि रेलवे की स्थिति बहुत जर्जर थी संतोष नायर, आवश्यकता थी। आप कब तक महंगी चीज सस्ती दरों पे उपलब्ध करा सकते हैं? आलोचना करना एक बात है, किसी को भी अपनी जेब पे कुछ भी भारी अच्छा नहीं लगता, लेकिन कहीं ना कहीं एक गुड इकोनॉमिक्स भी तो एक चीज होती है। अगर आपको, जैसे नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुछ कड़वे निर्णय लेने पड़ेंगे, उसकी वजह से जिन लोगों ने उनको प्यार दिया है वो शायद कम होगा, लेकिन बात तक ठीक हो जाएगा। उन्होंने एक और दिलचस्प जुमला कहा था कि भाई पहले 2-3 साल राजनीति नहीं सरकार चलानी है, राजनीति आखिरी साल कर लेंगे। वो आपका क्या टेक है? कि ये जो बीजेपी गवर्नमेंट के पास चॉइस बहुत कम थी, जैसे अगर ये फेयर हाइक्स थोड़े थोड़े इसमें होते तो शायद एक साथ इतना नहीं करना पड़ता था। और शायद नई सरकार को भी ये बात पता है कि क्योंकि इस समय पॉपुलैरिटी वेव राइड कर रहे हैं, तो कुछ जो टफ डिसीजंस है वो तो अभी ले सकते हैं, यही उनके पास मौका है जब ले सकते हैं, तो उस हिसाब से वो ले रहे हैं। तो जो सेफ्टी पे जो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा था अभी तक, कुछ हद तक शायद वो रेक्टिफाई हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस फेयर हाइक्स। और मजे की बात ये कि हवाई जहाज़ों के किराए घट रहे हैं, हवाई जहाज़ों के किराए भी बढ़ जाएंगे जब तेल की कीमतें बढ़ेंगी। बहरहाल ये एक ऐसी डिबेट है जिसके दोनों पक्ष हैं, और दोनों पक्ष कुछ हद तक सही है और कुछ हद तक शायद उतने सही नहीं है। मुश्किल निर्णय है, लेकिन जैसे संभावना ये है कि शायद और मुश्किल निर्णय आएंगे, उसकी और आलोचना होगी और उसकी और बचाव भी होगा कि साहब इस वजह से लिए गए हैं कि क्यों डीजल डीकंट्रोल होगा, क्यों तेल की कीमतें बढ़ेंगी। जैसे जैसे होएंगे बजट के दिन, और शायद रेल बजट से पहले, कि उस दिन ये क्रिटिसिज्म थोड़ा म्यूटेड हो, क्योंकि बजट में शायद और ऐसी चीजें होंगी। लेकिन हम दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। शोभा ओझा और सुधांशु मित्तल, आप प्लीज बने रहिए। राजस्थान से आने वाले सांसद, 3 बार के चुने हुए सांसद निहाल चंद मेघवाल गंगानगर से आते हैं। उन पे जो आरोप लगे हैं, उन पे बलात्कार का आरोप है। सही बात है, 2010 में आरोप लगा था, पुलिस ने जांच करी थी, केस को बंद कर दिया गया था। लेकिन 2013 में जब पीड़ित युवती ने वो आरोप दोबारा लगाए, तो उसको हाल ही में सेशंस कोर्ट ने केस को रीओपन किया है। अब मुद्दा ये है कि जब केस रीओपन हो गया है, तो मोदी सरकार में जो मंत्री हैं, क्या उन्हें कम से कम नैतिकता के आधार पे क्या इस्तीफा नहीं देना चाहिए? केंद्रीय उर्वरक और रसायन राज्य मंत्री निहाल चंद मेघवाल पर यौन शोषण के आरोप से मोदी सरकार की किरकिरी हो रही है। जयपुर में एक महिला ने निहाल चंद समेत 18 लोगों के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाया था। इस मामले में पुलिस निहाल चंद को क्लीन चिट दे चुकी है, लेकिन महिला ने कोर्ट में अपील कर दी। इस मामले को लेकर विपक्षी दल, महिला आयोग और कई सामाजिक संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। इनका आरोप है कि नैतिकता के नाते मेघवाल को बर्खास्त कर देना चाहिए। जो कसनी और करनी में फर्क है वो उजागर हो रहा है कि जब आप विपक्ष में हैं, तब आप सत्ता पक्ष से उम्मीद करते हैं कि वो एक नैतिक मापदंड अपनाएं, और जब आप खुद सत्ता में आ जाते हैं तो वो सारे जितने नैतिक मापदंड हैं उनको नकार देते हैं। हाथी के दांत जैसे खाने के दूसरे होते, दिखाने के होते हैं, ऐसे सरकार के दांत खाने के दूसरे, दिखाने के दूसरे। निहाल चंद खुद बीजेपी आलाकमान को सफाई देते घूम रहे हैं, और मोदी ने भी कानून के जानकार अपने मंत्री अरुण जेटली को मामले की सच्चाई पर रखने का जिम्मा दिया है। लेकिन बढ़ते दबाव के बीच बीजेपी निहाल चंद के बचाव में खड़ी हो गई है। बीजेपी इसे नैतिकता के बजाय सियासी मामला बता रही है।
आज कांग्रेस के वर्कर हंगामा कर रहे हैं, उन्हीं की सरकार में तो जांच करके उनको क्लीन चिट दी गई। तो ये सवाल देश के सामने है कि कांग्रेस जानबूझकर इसको इशू बना रही है जो कोई इशू नहीं है। मोदी सरकार ने देश में कामकाज और राजनीति की एक नई संस्कृति लाने का वादा किया है, लेकिन एक संगीन मामले के दागी मंत्री को बचाने के लिए जिस तरह पूरी सरकार और पार्टी एकजुट हुई है, उससे साफ है कि राजनीति में कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। जयपुर से विशाल बैरिस्टो के साथ राघवेंद्र द्विवेदी, फोकस न्यूज, दिल्ली। सुधांशु मित्तल साहब, रेल किराया बढ़ाए वो आर्थिक आवश्यकता है, जरूरी है, और ठीक है, कड़वी पिल देश ले, क्योंकि रेलों का मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, सुरक्षा बढ़नी है। लेकिन एक ऐसे मंत्री को सरकार में बने रहने का अधिकार क्यों है, और क्यों बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेता उसके बचाव पे आ रहे हैं, जिसके बारे में सेशंस कोर्ट ने मामले को रीओपन करके दोबारा जांच करने के आदेश दिए हैं। इसमें किस बात की राजनीति या नैतिकता के आधार पर उन्हें हटना नहीं चाहिए अपने पद से? क्यों राजनाथ सिंह जी, अरुण जेटली सब उनके बचाव में खड़े हैं? इस पे क्या कहना है आपका? संजीव जी, उनको दागी कहना आपको लगता नहीं कि ये अतिशोक्ति के साथ साथ उनके साथ अन्याय है? देखिए, मैं कुछ तथ्य आपके सामने पहले रख देता हूं, आप खुद फैसला करिए। सुनिए, आप खुद फैसला करिए। एक महिला एक कंप्लेन करती है, कांग्रेस राज था, भाजपा का नहीं था, जो ये कह देगी दबा दी गई थी। खुद सारी जांच होती है और पाया गया कि ये जो है सत्य नहीं है। पुलिस ने खूब जांच करी, और अशोक गहलोत साहब की सरकार किस तरह की थी आपको भी पता, आप तो राजस्थान से बहुत जुड़े हुए हैं। आप सोचते हैं कि सत्य की एक अंश भी होता तो छोड़ दी जाती है, बंद कर दी। अभी भी क्या हुआ है? सुधांशु मित्तल जी, न्यायालय नहीं माफ करिए, माफ करिए, एक सेकंड, नहीं मैं आपको नैतिकता का प्रश्न तो कर दूं। मैं आपके सामने एक प्रश्न तो रख दूं। भूमिका हम जानते हैं सुधांशु मित्तल साहब, मेरा आपसे प्रश्न बड़ा सिंपल है। अपन केस नहीं, हम केस हिस्ट्री जानते हैं। राजस्थान पुलिस क्लीन चिट दे चुकी थी, लेकिन अगर कोर्ट ने मामले को रीओपन किया है तो फिर क्या केस है? हाँ सुनिए ना, वही कोर्ट जो है वो कह दे कि इनके खिलाफ होना चाहिए, तब नैतिकता का प्रश्न आ जाएगा। कोर्ट संज्ञान लेके ये कहे कि हाँ प्राइमा फेसी जो है ये जो है इसमें केस, अरे भैया मेरी बात तो करने दीजिए। आप तहजीब तो कुछ रखिए। शोभा जी आप बोलती है, मैं बीच में नहीं बोलता, कुछ तो तहजीब रखिए। सीधी सी बात है, कोर्ट ने एक नोटिस दिया है कि ये केस जो है इसको क्यों नहीं होना चाहिए, नोटिस दिया है, माफ करिएगा। कोर्ट जो है उसके बाद तय करके नहीं इस पे मुकदमा चलना चाहिए, इस्तीफा होगा, किसने कहा नहीं होगा? शोभा जी, कोर्ट कहे तो कुछ। अभी तो एक रिपोर्ट के ऊपर उन्होंने नोटिस दिया है, तो कोर्ट के नोटिस देने, कह रहा हूं कि क्या है, हम लोग जब आप पवन बंसल के इस्तीफे मांगते थे, अश्वनी कुमार के इस्तीफे मांगते थे, उसमें तो कोर्ट नोटिस तक नहीं होते थे। अगर यही मामला कांग्रेस सरकार में हुआ होता तो आप भी आज यही मांग कर रहे होते। शोभा ओझा, देखिए जिस तरह से पूरा ये केस है महिला के रेप का, महिला जो मेरे भाई बीजेपी के कह रहे हैं कि कांग्रेस के जमाने में क्लोजर हो चुका है, तो मैं कह रही हूँ कि कोर्ट ने जब रीओपन किया है मसला और सीधे सीधे मंत्री का नाम आ रहा है, मंत्री पे महिला आरोप लगा रही है, यहाँ तक कह रही है कि मंत्री उन पर दबाव डाल रहे हैं, उनके गुंडे उनको धमका रहे हैं, पैसे का लालच दे रहे हैं, केस वापस लेने का दबाव बना रहे हैं, तब पूरी भारतीय जनता पार्टी और सरकार जो सो कॉल्ड मंत्री है जिन पे रेप का आरोप लगा है उनके साथ खड़ी मिली है। महिला बार बार कह रही है कि भाई मोदी जी मुझे 2 मिनट दे दें। जो मोदी जी बहुत भाषण दे रहे थे चुनाव के पहले, तो बहुत नारे दिए थे, अब बहुत हो गया महिलाओं पे वार। अब की बार मोदी सरकार चुनाव के बाद कह रहे थे महिला अत्याचार पे, वहां महिला मांग करती है कि मोदी जी 2 मिनट मुझे दे दीजिए मिलने का। मोदी जी पे फुर्सत नहीं है। गृह मंत्री जी जो जिन पे आरोप लगे हैं उस मंत्री से मिलना पसंद करते हैं, पर महिला से मिलना पसंद नहीं करते हैं। ये दिखाती है संवेदनशीलता सरकार की महिला अत्याचार को लेके। यूपी में अत्याचार होता है, ये लोग सारे नेता, तमाम नेता इनके शोर मचाते हैं कि प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए। मध्य प्रदेश रेप के नाम पे नंबर 1 है, राजस्थान रेप के नाम पर आगे है।
पर वहां के रेप केसेस पे ये सब मौन धारण कर लेते हैं, एक इनका नेता मुंह नहीं खोलता है। ये इनकी संवेदनशीलता है, ये इनका दोहरा चेहरा है, ये इनका असली चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का और सरकार। सुधांशु मित्तल साहब, अब सुधांशु भाई आप बोलिए जितना बोलना। सुधांशु मित्तल साहब, बात सिर्फ इतनी सी है, कोई भी उनको आरोपी या गलत नहीं बता रहा मंत्री को, लेकिन बात यह है केंद्र सरकार में अगर आप मंत्री हैं और एक कोर्ट ने किसी विषय का संज्ञान लिया है, तो ऐसी कौन सी भारत की व्यवस्था, सरकारी व्यवस्था, मोदी जी और कुछ लोगों ने जिन्होंने इतने मन से वोट दिया है, वो निहाल चंद मेघवाल जी की वजह से तो दिया नहीं है। तो ऐसा कौन सा पहाड़ टूट जाएगा कि वो 2-4 महीने के अंदर अगर कोई उनके खिलाफ केस नहीं बनता, कोर्ट फर्दर इसको आगे नहीं बढ़ाती, तो आप वापस मंत्री में ले लीजिए। ये तो मैसेजिंग की बात है कि आप शुरू में ही एक ऐसा मैसेज दे रहे हैं जिससे कि लोगों को आप पे इस तरह की बात करने का एक मौका मिल रहा है। संजीव जी, अपने को चाहे किसी महिला पे अत्याचार हो, चाहे किसी पुरुष पे अत्याचार हो, अत्याचार नहीं करना चाहिए। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि अभी हुआ क्या, पहले ये देख लीजिए, उसके बाद तय करिए। नैतिकता अगर कहती है तो जरूर आना चाहिए। नैतिकता उस दिन कहेगी जब, अभी कोर्ट ने करा क्या, उन्होंने एक नोटिस दिया कि भाई क्लोजर रिपोर्ट हमें लगता है, आप इसका जवाब दीजिए। कोर्ट ये कहते जवाब के बाद कि नहीं, इसमें ये गलत है और ये होना चाहिए, इस्तीफा होगा क्यों नहीं होगा? हम लोग क्यों नहीं नैतिकता? सुनिए, अब आप इसमें ना बोलिए, अब आप फिर बोल रही हैं, आप फिर बोल रही हैं, आपने मुझसे कहा मैं बोलूंगा ना, आप तेजी रखें। शोभा जी, आप में तेजी होनी चाहिए। शोभा जी, आप में तेजी होनी चाहिए। आप अपनी संस्कृति ना दिखाइए, ये आपकी संस्कृति है, ये क्या तरीका है आपका? आप बात समाप्त करिए सुधांशु। आपने ये नहीं है भाई, दूसरा बोल रहा है, आप बोली, मैं एक शब्द नहीं बोला। आप बोलिए। सीधी सी बात ये है कि कोर्ट जो है, कोर्ट जैसे ही ये तय करे कि नहीं इसमें बनता है फौरन इस्तीफा होगा। किसी आदमी को आप सूली पे अगर चढ़ाना चाहते हैं तो कारण तो होगा। जिस आदमी को सारी जांच के बाद आपने निर्दोष पाया हो, उसके बाद कोर्ट कहे तो कि नहीं भाई ये आदमी निर्दोष नहीं है, या इस आदमी को हमें ट्रायल पे लेके जाना है, जरूर होगा। अच्छा, सिर्फ सिंबलिज्म, देखिए संजीव जी सुन लीजिए ना जी, मेरी बात तो पूरी कर ले दीजिए। सर मैं सुन रहा हूं। संजीव जी, सिर्फ सिंबलिज्म में अन्याय नहीं करना चाहिए, सिर्फ सिंबलिज्म में अन्याय नहीं करना चाहिए। लेकिन ये फर्क होता है। 1.25 अरब लोगों का देश और 1.25 अरब लोगों का देश ये सिंबोलिज्म पे कहीं देख रहा है। ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से, ऐसी क्या मजबूरी है? अगर वो सही है, अगर कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है, नोटिस इशू किया है, तो लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि जिस पार्टी की सरकार राज्य में भी, क्या नोटिस इशू करा, आप पहले ये तो देखिए, केंद्र में भी है जी, आप तथ्यों में बात नहीं करें। कोर्ट ने क्या नोटिस इशू करा है? कोर्ट ने नोटिस क्या इशू करा, पहले नोटिस तो देखिए। इन्वेस्टिगेट करिए ये मामला। कोर्ट ने ये पूछा है कि ये होना चाहिए, क्या आपका कहना है? पहले नहीं, कोर्ट ने ये नहीं कहा है। कोर्ट ने कहा भाई क्या है आपका पक्ष, क्या है? कोर्ट ने पक्ष मांगा है, कोर्ट पक्ष सुनेगा, उसके बाद तय करेगा। चलिए मैं निकलता हूं, मुझे बहुत जरूरी जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर कभी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। सुधांशु जी, क्या कोर्ट में पेश होने के आदेश नहीं होने, क्या उन्हें पर्सनली कोर्ट में पेश नहीं होना इन पर्सन? क्या वो अपने वकील को भेज सकते हैं, वो पेश होने से मना कर सकते हैं? सुधांशु जी, आप महिला अत्याचार को इतने हल्के में ले रहे हैं, आप महिला अत्याचार के विषय को इतने हल्के में ले रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी महिला अत्याचार के इशू को इतने हल्के में लेती है, और सरकार भी आपकी। सुधांशु, अगर आपको कहीं जाना है तो जाइए, लेकिन बात यह है कि कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर बीजेपी की सरकार कुछ कॉर्नर्ड जरूर है। सुधांशु मित्तल हमारे साथ छोड़ चुके हैं किसी दूसरे